गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने आपका लेसन एक पोएम की थी, पाठ 8, ये सबसे कठिन समय नहीं, जो लिखी गई है जया जादवानी जी द्वारा। ठीक है, तो ये सबसे कठिन समय नहीं में मैंने आपको बताया था कि लेखिका क्या बात कहना चाहती है। वो कहती है कि निराश होने का अभी वक्त नहीं है, हमें बहुत ज्यादा अपनी परिस्थितियों से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा जो है, आशा अभी भी बहुत ज्यादा है और निराशा की घटनाएं या निराशा जो जीवन है वो कम है, अभी भी आशा है, इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और ये हमारे लिए सबसे मुश्किल टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो बताती है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आशा से भरती हैं, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो आपकी केयर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे मुश्किल वक्त नहीं है। कल हमने अच्छी तरह से इसको कर लिया था, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, बुक निकालिए जरा। आपका पहला प्रश्न है, ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तर्क का मतलब होता है कि वो कौन कौन से उदाहरण देती है जिससे ये पता चलता है कि ये अभी सबसे मुश्किल निराशाजनक जो टाइम है वो नहीं है। कौन कौन से उदाहरण देती है? पूरी कविता मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो उदाहरण देती है। हाँ जी, तो रन्या प्लीज बोले। ये बताने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा अभी भी बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। वेरी गुड। सारे पॉइंट जो हैं तो रन्या ने क्लियर कर दिए हैं। जितने उदाहरण दिए हैं उसने सारे बताए हैं आपको। पहला उदाहरण वो कहती है कि अभी भी चिड़िया जो है वो तिनका लेकर जाने के लिए तैयार है कि सूरज डूबने से पहले वो अपना घोंसला बना ले। तो एक जो चिड़िया है वो भी आस जो है वो नहीं छोड़ रही है। तो इसी तरह वो कहती है कि अभी भी बहुत सारे लोग अपनी मंजिल में पहुंचने वाली गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी कोई पत्ती गिरती है तो उसको थामने के लिए एक हाथ है। चौथा उदाहरण वो देती है कि खोए हुए लोगों की आंतरिक से लाने के लिए अभी भी एक बस आएगी। नानी दादी की कहानियों का आखिरी हिस्सा अभी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह और वो भी ये भी कहती है कि अभी भी कोई है जो आपके वापस आने का इंतजार कर रहा है, जो आपकी परवाह करता है। सारे उदाहरण लिख लोगे? कोई मुश्किल है इसमें? आपने कविता पढ़ी है अच्छे ढंग से, आपको पता है कि पहले हम चिड़िया की बात लिखेंगे कि चिड़िया अभी भी तिनका लेकर घोंसला बनाने की आशा रखती है। दूसरा हम लिखेंगे कि झड़ती हुई पत्ती, टूटती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई ना कोई हाथ भी है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि मंजिल की तरफ अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। उसके बाद हम लिखेंगे कि कोई भी हमारी प्रतीक्षा, आज भी कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमारी परवाह करता है। उसके बाद लिखेंगे कि नानी दादी की कहानियों का जो सुखद अंत है वो भी आना है। उसके बाद लास्ट में कि जो अंतरिक्ष में खो गए लोग हैं उनकी खबर लेकर, उनको लेकर एक बस अभी भी वापस आई। ओके जी, सारे पॉइंट आपने इसी तरह लेने हैं। ऐसे पॉइंट इस तरह डाल लो या 1 2 करके डाल लो। ठीक है, मैक्सिमम तो ये सारे लिखने हैं। अगर नहीं भी लिख पाते हैं तो हमें 4 तो जरूर देने। ठीक है, 4 उदाहरण तो हमें जरूर देने, क्योंकि कविता में उसने 7 उदाहरण दिए हैं तो आपको 4 तो जरूर करने। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वो तिनकों का क्या करती होगी? हाँ जी आरिश बोलिए बेटा। यस मैम। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इस कारण है क्योंकि वह सूरज डूबने से पहले अपना घोंसला पूरा करना चाहती है।
बिल्कुल। तो सिंपल, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वो सांझ होने से पहले, सूरज ढलने से पहले अपना घोंसला बना लेना चाहती है और इन तिनकों से वो अपने लिए घोंसला बनाएगी जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रहेगी। ठीक है जी, क्लियर? दूसरा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि चिड़िया जो है वो इस तिनकों से अपना सांझ होने से पहले अपना घोंसला बनाएगी। ठीक है, और इसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। दोनों क्वेश्चंस लिख लोगे? यस मैम। ओके, तो अब इसका एक पद्यांश भी देख लो। इसके दो क्वेश्चन ही हमने करने हैं जो मैंने आपको बताए। एक पद्यांश करेंगे, ठीक है? कौन सा लें? अभी भी झरती पत्ती, यहां से लेते हैं। अभी भी झरती पत्ती वाला, यहां से सूरज डूबने का वक्त हो गया था। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क के साथ। चलिए, पहला प्रश्न क्या होगा? काव्यांश का पहला प्रश्न। मैम कौन सी कविता की हाँ, प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्तियां हैं? पंक्तियां, बिल्कुल ठीक, किस कविता से ली गई हैं? यह आपने अपने आप करना है, मैं सिर्फ प्रश्न लिखूंगी, इसके उत्तर मैं आपको नहीं बता रही हूँ। वैसे हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये आप अपने आप करेंगे। दूसरा प्रश्न हमेशा क्या होता है? प्रस्तुत पंक्तियां इसकी हाँ, रचना है। पंक्तियां किस द्वारा लिखी गई हैं? ठीक है, तीसरा, स्टेशन पर भीड़ क्यों है? गंतव्य का अर्थ लिखें। ये क्या हुआ? भाई ये तो दिख ही नहीं रहा। अब
सेट करना पड़ेगा। रुको, अब ठीक। ओके जी, नाउ आंसर देने के लिए बताओ जरा, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? अनम्यूट कर लो खुद को, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया। ये सबसे कठिन समय में है। प्रस्तुत पंक्तियां कविता ये सबसे कठिन समय से ली गई हैं। उसके बाद ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? अकुल जया जादवानी। मैम जया जादवानी। प्रस्तुत पंक्तियां जया जादवानी द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद स्टेशन पर भीड़ क्यों है? हाँ जी अंजनी बोलो। क्योंकि लोग अंजनी, जैस्मिन बोलिए। ये सब मुझे लगता है कि क्लास लगा के गायब हो जाती है ना। स्टेशन पे उन लोगों की भीड़ है जो अभी भी अपनी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, स्टेशन पर भीड़ क्यों है? स्टेशन पर भीड़ उन लोगों की है जो अभी भी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं या आशा रखते हैं कि उन्हें उनकी मंजिल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद गंतव्य का अर्थ, हरमन बोलिए, गंतव्य का क्या अर्थ होता है? हरमन। यस मैम। गंतव्य मैम मुझे का, इसका अर्थ नहीं पता मैम, जब आप कल बता रहे थे तो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। चलिए और कौन बताएगा? आरिश बता दो। नहीं पता, वेरी गुड। परी, मंजिल। मंजिल, कल ही अभी कराई पोइम। गंतव्य, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य कोई दिल्ली यूपी बिहार थोड़ी है। गंतव्य का मतलब क्या है? मंजिल। ठीक है, अभी भी रेलगाड़ी जो है वो मंजिल की तरफ जाती है। अभी हमने पहले उसमें आंसर दिया है, गंतव्य का अर्थ है मंजिल। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब मैं आपको लिखवाती हूँ तो पेंसिल लेकर साथ साथ में अर्थ लिख लिया करो। ठीक है, लास्ट इस पैरा में आशा का एक उदाहरण दे। सारी जैसे अभी पहले प्रश्न में हमने किया कि 7 उदाहरण है, इसमें एक उदाहरण आपको बताना है जल्दी से। मैम कि अभी भी स्टेशन पर लोगों की भीड़ है जो लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 दिए गए हैं उदाहरण। अभी भी पत्ती को गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ है, आप ये लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि लोगों की भीड़ स्टेशन पर बहुत है जो अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं। तीसरा उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक लिखने को बोला है, तीनों में से एक लिख सकते हैं कि अभी भी कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, परवाह कर रहा है कि हम सूरज डूबने से पहले घर पहुंच जाएं। ओके, ठीक है जी। इसमें से हमने यही करना है जो आपको क्वेश्चन बताए हैं वही, और साथ में एक अध्ययन। हाँ जी अकुल, पूछिए बेटा, क्या पूछना है आपने? चैप्टर खत्म होता है यहाँ से, ये क्लियर है। ये सबसे कठिन समय नहीं, कवित्री है जया जादवानी, जिसमें वो बताती हैं कि निराश होने के लिए अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। आशा की बहुत सारी घटनाएं या आशा के बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास हैं जो वो बताती हैं। क्या क्या है? पहला प्रश्न हम फिर से लेते हैं, एक बार दोहरा लो। ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। ये कठिन समय नहीं है,
ये बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। पहला, अभी भी चिड़िया जो है वो तिनका लेकर घोंसला बनाने की तैयारी में है। दूसरा, अभी भी किसी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ है। अभी भी लोग स्टेशन पर अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए तैयार बैठे हैं। चौथा कहेंगे, अभी भी सूरज डूबने से पहले कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम जल्दी घर पहुंच जाएं। अभी भी जो नानी दादी की कहानियों का आखिरी हिस्सा है, सुखद हिस्सा है, वो भी कहा जाना है। और अभी भी जो बस है अंतरिक्ष में गुम हुए लोगों को उसकी खबर लेकर आने वाली है। ठीक है, तो ये सारे तर्क उसने दिए हैं। इसमें से अगर आप सारे नहीं लिखेंगे तो 4 तो लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वो तिनकों का क्या करती होगी? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि वो शाम होने से पहले या सूरज ढलने से पहले अपना घोंसला बना सके। इस घोंसले में वो अपने बच्चों के साथ रहेगी। क्लियर? दोनों क्वेश्चन। और काव्यांश, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो आज हम आगे ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में हम कारक कर रहे थे। कारक हम कल ही कंटिन्यू करेंगे। पहले 3 कारक आपको अच्छी तरह से आ गए हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म और करण। ठीक है, उसका टेस्ट भी है आज, पता है ना आपको। पार्ट 7 क्या निराश हुआ जाए और कारक के पहले 3 भेद, कर्ता, कर्म और करण। क्या होते हैं कर्ता, कर्म और करण? कर्ता जो कार्य कर रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है तो अध्यापक कर्ता। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी क्या है? कर्ता। अध्यापक पुस्तक से पढ़ा रहा है, पुस्तक क्या है? कर्म। ठीक है, एक एलिमेंट जिसके स्पेशल, जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है। मैं चौक से लिखता हूँ, जो मैं क्रिया कर रही हूँ लिखने की, वो जिस वस्तु की सहायता से कर रही हूँ उसके साथ, उसको क्या कहते हैं? करण। ठीक है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल कर्म। और अगर ये आ जाए बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं तो करण। ध्यान रखना इन बातों का। ठीक है, कर्ता जो भी कोई कार्य करने वाला है। बाकी अगले जो हैं कारक के वो हम कल करेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ, आपके सिलेबस में है भाववाचक संज्ञा बनाओ। देखो जरा सिलेबस, भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। हम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे या जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। पता है ना संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक क्या होती है? बताओ जल्दी से। मैम भाववाचक वो संज्ञा होती है जो भावों के द्वारा, जो मैम जैसे खुशी जिसमें भाव जो हम होते हैं, देख सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ठीक है, हमारी इमोशंस और इंसान के जीवन के जो फ्रेजेस हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाएं बनाना, इसके तीन ही तरीके होते हैं, बड़ी ई, तब और ता, भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए। अब जातिवाचक संज्ञा है पशु। अब इसको भाववाचक में बनाना है तो मैं क्या लगाऊंगी? पशी, पशुतव या पशुता? समझ में आ रही है? जो जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं उनके आगे हम ये 3 तरह की चीजें लगाएंगे, बड़ी ई, तब और ता।
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में। आपके सिलेबस में पशुता क्या होता है कि ऐसा व्यवहार जो जानवरों के जैसा हो उसे हम पशुता कहते हैं। ऐसा व्यवहार जो जानवरों की तरह जंगली हो उसे हम क्या कहते हैं, पशुता। कई बार आपने कोई पढ़ा होगा, समाचार पढ़ा होगा कि पशुता उभर कर आई उसमें। तो मानव में जो एक ऐसा व्यवहार है जिसमें वो जानवर से भी बदतर हो जाता है, जानवरों की तरह बिहेव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पशुता। ठीक है, क्लियर है बेटा। हमारा कोई ऐसा व्यवहार जो हम मानव नहीं करते, पशु करते हैं। जंगलीपन, लड़ाइयां झगड़े, कई बार आपने सुना होगा किसी में लड़ाई हो जाए तो वो क्या कहते हैं, वो कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे थे, कहते हैं ना हम। तो ये क्या है, व्यवहार ऐसा है कुत्तों की तरह, मतलब इंसान में पशुता पाई जाती है, लेकिन वो कब उभरती है, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो। ऐसा व्यवहार जो पशुओं से रिलेटेड, तो वो क्या है, पशुता। आपके सिलेबस में 78 पेज एंड 79 पेज, ये हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, बस इतना ही करेंगे। देखो, आदमी, मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्य, मनुष्यता, आदमी, आदमियत, इसी तरह ईश्वर, ईश्वरीय भी होता है, ईश्वरत्व भी आप लिख सकते हैं। गुरु, गुरुत्व, उसके बाद इंसान, बंद। इंसान, अनम्यूट करो जरा खुद को। जिनको पता है इंसान क्या हो सकता है इसका, मैम इंसानियत। बिल्कुल ठीक, इंसानियत। मैम इंसानियत। इसी तरह बुक में चाहे नहीं दिया, मानव क्या होगा इसका, मानवता। मानवता। वेरी गुड। कुमार, कुमार्य, कुमार मतलब जवान लड़का, कुमार्य मतलब जवानी। ठीक है जी, कुमार, कुमार्य। उसके बाद घर, घर जातिवाचक संज्ञा है ना, तो इसको अगर भाववाचक बनाना है तो क्या करेंगे, वह घरेलू लड़की है, घरेलू वस्तु है, घर का घरेलू। ईमान, ईमानदार, बिल्कुल ठीक, ईमान, ईमानदारी। ईमान, ईमानदारी। आगे क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रित्व, देन चोर, चोर। चोरी,
चोर चोरी, दोस्त दोस्त, बताइए क्या होगा? दोस्ती। दोस्ती। अब मैंने बोला अपने आप को अनम्यूट करो जरा। मैम दोस्ती। दोस्ती, ठीक है। उसके बाद चिकित्सक, चिकित्सक क्या होता है? डॉक्टर। चिकित्सक क्या होगा इसका? चिकित्सा, इलाज। नारी, नारी, नारीत्व। देन वही आ गया पशु, पशु का बंधु, बंधुत्व। बूढ़ा, बुढ़ापा। बुढ़ापा। इसी तरह अगर मैं लिखूं लड़का तो उसका क्या होगा? लड़कपन। लड़कपन, बिल्कुल ठीक। लड़का, लड़कपन। युवक, मित्र, मित्र, मित्र का मित्रता, हाँ मित्रता, ठीक है। ये याद करने पड़ेंगे बेटे आपको। रूल 3 होते हैं या 4 होते हैं, लेकिन जब भी ऐसे कोई शब्द आते हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े। एक बार करोगे हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। भ्रातृ, भ्रातृत्व। युवक, यौवन, ठीक है ना। व्यक्ति, व्यक्तित्व। ये वृद्ध छोड़ दो, ये नहीं करना, ठीक है। वृद्ध छोड़ दो। आगे वत्स, वात्सल्य, वत्स, वात्सल्य। शठ, शठता। संस्कृति, संस्कार। पुरुष, पुरुषत्व। ठग, ठगी, ठग, ठगी। देव, देवता भी हो सकता है, देवता लिखने की जरूरत नहीं है। देव, देवता नहीं, देवता नहीं होगा, देवता भी होगा। देवता तो फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद नेता, नेतृत्व। पंडित, पंडिताई। ये आपको यहां तक, लास्ट तक, इधर तक, यहां तक करने हैं। इनमें से जो छोड़ने हैं पहले वो कांटा लगा लो, उस पर क्रॉस कर दो। एक वृद्ध नहीं हम करेंगे, एक वक्ता नहीं,
ठीक है। वृद्ध, वक्ता, विद्वान, बाप, बपौती, ये भी छोड़ दो। ठीक है जी। वृद्ध, विद्वान, वक्ता और बाप, ये छोड़ दीजिए। याद करने हैं, कॉपी में नहीं लिखने, ठीक है, याद करने हैं। आगे एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चा, बचपन, पंडित, पंडिताई, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, माता, मातृत्व, मर्द, मर्दानगी, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, विद्वान, विद्वता, ये छोड़ दो, विधवा और वक्ता, विद्वान भी छोड़ दो। शत्रु, शत्रुता, स्त्री, स्त्रीत्व, हिंदू, हिंदुत्व, जंगली, जंगलीपन, तरुण, तरुणाई, नर, नरत्व, पुरुष, पौरुष, प्रभु, प्रभुता, बाल, बालपन, मनुष्य, मनुष्यता, मानव, मानवता, लड़का, लड़कपन, वेद, वेदत्व, वीर, वीरता, शशु, शिशुता, सज्जन, सज्जनता, डाकू, डाका,